तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत अब हमारा विषय है महाराष्ट्र, ठाकरे बरकरार या नई सरकार। संदर्भ यह है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते कल रात को खोल दिए। देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल से मिलने के लिए गए और बताया कि ये सरकार जो वर्तमान में अस्तित्व में अपना बहुमत खो चुकी है, इसलिए इस सरकार को आप बहुमत साबित करने के लिए कहें। राज्यपाल ने नेता प्रतिपक्ष की बात को सुना और माना भी। सुबह उद्धव ठाकरे को फरमान जारी कर दिया, बाकायदा पत्र जारी कर कि आप 30 जून की शाम 5 बजे तक अपना बहुमत विधानसभा के अंदर साबित करें। जो शिवसेना, जो एनसीपी, जो कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही थी कि जब कहें तब बहुमत साबित कर देंगे, ये विधायक गुवाहाटी में बैठकर एकनाथ शिंदे के साथ कर क्या रहे हैं? फैसला तो मुंबई में होना है, विधानसभा में होना है, हमारे पास बहुमत है। जैसे ही राज्यपाल ने बोला, अचानक इनको लगा कि ये क्या हो गया। तुरंत दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट गए हैं और वहां पर चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस बहुमत को साबित करने वाले आदेश पर स्थगन आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने 3 घंटे 10 मिनट तक इनकी दलीलें सुनी हैं। जब ये कार्यक्रम खत्म होगा तब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। जजेस ने रात 9 बजे इस मसले पर अपना फैसला बताने के लिए कहा है। इनके बीच में उद्धव ठाकरे अपनी कैबिनेट की बैठक कर चुके हैं। हिंदुत्व के प्रति अपना आग्रह दर्शाने के लिए 2.5 साल बाद 3 शहरों के नाम बदलने के माध्यम से वो बता रहे हैं कि देखिए हिंदुत्व के प्रति मेरा प्रेम कितना है, मेरा समर्थन कितना है। थैंक यू बोल चुके हैं अपने सहयोगियों को। हवा चल रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बहुमत कल साबित करना होगा तो उद्धव ठाकरे सदन का सामना करने से पहले ही रणछोड़ हो लेंगे और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। क्या वाकई ऐसा होगा, इस पर निगाह है। लेकिन इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गुलरेज शेख, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ में हैं, नेता हैं शिवसेना पार्टी के। और साथ ही डॉक्टर ब्रजेश यादव, राजनीतिक विश्लेषक, आप भी हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संजय द्विवेदी जी से ही करते हैं। संजय द्विवेदी जी, क्या सरकार के जाने का समय हो गया? क्या उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री होने का समय आ गया? अभी तक आप सब दहाड़ रहे थे सदन में साबित कर देंगे, जो सदन में साबित करने को कहा तो सुप्रीम कोर्ट भाग गए। क्या कहते हैं? नहीं साहब, सुप्रीम कोर्ट हम जो भाग गए जी ये गलत चर्चा मत करें। जी हम जो भागे थे सुप्रीम कोर्ट, जी मतलब मैं जो हूँ, मैं इस देश का वो नहीं हूँ। मेरे पास आधार कार्ड नहीं है क्या? जी यह संविधान को मानने वाला मैं नहीं हूँ क्या? जी भाई मैंने आप 8 दिन से नाटक कर रहे थे, सूरत से लेके और आप गुवाहाटी तक जी पैसा तो दे रही बीजेपी। जब सुप्रीम कोर्ट आदेश आया तो मेरे पास जो मेरे पास खबर है सूत्रों द्वारा, जी तो ये फडणवीस जो गए दिल्ली, इनसे कहा गया भैया इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। जी जनता जान रही है। जो 200 सिविल स्टार होटल के 200 कमरे बुक थे। आप समझिए कम से कम 25 करोड़ रुपए पर डे खर्चा था और भारतीय जनता पार्टी दे रही थी। तो उन्होंने कहा भैया इसका पैसा मेरे पास नहीं है, आपको सरकार बनानी है तो बनाओ, नहीं तो भैया किसान निकल जाओ। जैसे 25 घंटे का सरकार फडणवीस ने बनाई थी। हमारे राज्यपाल जी हमारे हैं, अब तो घबरा गए एकदम से कि राज्यपाल जी के शपथ में दिला दें इनको। तो बड़ा अच्छा उन्होंने किया भाई, राज्यपाल जी ने शपथ नहीं दिलाई, हम लोग तो बड़े खुश हैं। बदला लोग शपथ दिला देते, चलो भैया फडणवीस आज से मुख्यमंत्री है और बाकी सब साथ में आ गए। चलिए वो अलग बात हो गई। मैं कह रहा हूँ भाई, डिप्टी स्पीकर ने आपको नोटिस दिया जी 16 विधायकों को, तो आपको डिप्टी स्पीकर सामने आना चाहिए था। आप कहते भाई हम 2 दिन बाद आएंगे, हम 4 दिन बाद आएंगे, आप डिप्टी स्पीकर लेटर देते तो हम 4 दिन बाद आपके पास आएंगे। आप आके सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई अब 12 तारीख को ये लोग जवाब देंगे। संजय द्विवेदी, इतने मासूम तो नहीं आप जैसी दलीलें यहाँ दे रहे हैं। 39 विधायक हैं, आप दल बदल कानून का खेल खेलने के लिए 39 में से केवल 16 लोगों की सस्ता खाने की कोशिश के माध्यम से अपनी सरकार बैकडोर से बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश को अदालत के माध्यम से अब विफल किया जा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि बताइए ये लोग कैसा कर रहे हैं? आपकी बात को कौन जायज मानेगा? मेरे साथ में डॉक्टर ब्रजेश यादव जी हैं। ब्रजेश यादव जी, आपसे समझना चाहूँगा, क्या उद्धव ठाकरे ये लड़ाई बीच में ही हार गए हैं? आज जिस तरीके से उन्होंने कैबिनेट की बैठक की है, जिस तरीके से फैसले लिए हैं, अपने सहयोगियों को 2.5 साल के लिए थैंक यू बोला है, कुल मिलाकर कहानी एक औपचारिकता है। अगर अदालत ने कह दिया कि आपको बहुमत साबित करना होगा तो ठाकरे में ये साहस आपको दिखाई दे रहा है कि वो सदन का सामना करेंगे और अपने हाथों से अपने लोगों के बिछड़ने का दृश्य देखेंगे?
बताऊं कि ये उसी दिन हार गए थे जिस दिन इनके विधायक इनको छोड़ के वहां से निकले थे जी। और मेरा तो ये मानना है कि ये उसी दिन हार गए थे जिस दिन ये अपनी विचारधारा से पलटे थे, क्योंकि अभी तक जो विधायकों ने चुनाव लड़े थे वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इन्होंने क्या किया कि सत्ता के लालच में आके, कुर्सी के लालच में आके उनकी विचारधारा छोड़ के अपनी विचारधारा से अलग चले गए। अब उसमें क्या हुआ कि भाई आज नहीं तो कल उन विधायकों को अपने लोगों के सामना करना ही था। कहीं ना कहीं उनका जमीर जागा है और वो फिर से अपने हिंदुत्व की तरफ वापस लौटे। लेकिन ब्रजेश यादव जी, आपसे समझना ये चाहता हूं कि क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि अदालत में दस्तक देकर कुल मिला के उद्धव ठाकरे और उनके साथी अपनी फजीहती करा रहे हैं? कल तक ये बोल रहे थे कि सदन में हम चाहे जब बहुमत साबित कर देंगे, और जब बहुमत साबित करने के लिए कहा गया तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे में दस्तक दे रहे। जी यादव जी। जी सर, तो मेरा ये बोलना है कि साहब आप दोबारा क्वेश्चन पूछिए, एक बार आप रिपीट करेंगे सर? आपकी आवाज आपसे जानना ये चाहते हैं ब्रजेश जी, क्या उद्धव ठाकरे अपनी फजीहत ही नहीं करा रहे हैं? जो लोग ये बोलते थे कि हमारे पास बहुमत है, सदन में हम चाहे जब बहुमत साबित कर सकते हैं, और जब राज्यपाल ने कहा कि बहुमत साबित कीजिए, तो अब सवाल ये उठा रहे हैं इतनी जल्दी क्यों साबित करने के लिए बोला जा रहा है, अभी क्यों कराया जा रहा है, ऐसी क्या आफत आ रही है, और सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दे रहे हैं। कुल मिला के उद्धव ठाकरे अपने इस प्रकार के तौर तरीक़ों से अपने पूज्य पिता बाल ठाकरे की फजीहत ही नहीं करा रहे हैं। लोगों के बीच में क्या ठाकरे परिवार इस समय उपहास का पात्र नहीं बना हुआ है? मैं आपको बताऊं सर, मैं महाराष्ट्र में मैंने अपना पर्सनल बहुत जीवन बिताया है जी। मैंने बाला साहेब ठाकरे जी का वो रूप देखा है कि जब एक आवाज पे पूरा महाराष्ट्र जहां बोलते थे वो वहां खड़ा हो जाता था। जी। आज उन्हीं के बेटे के कहने से उनके शिव सैनिक मतलब उनके विधायक नहीं मान रहे, तो आप सोचिए शिवसेना कहां खड़ी है। उन्होंने अपने सारे हथकंडे अपना लिए, पहले उन्हें फुसला लिया, फिर धमका लिया, झूठे बरगला भी लिया। देखो सत्ता चलती है नंबरों से, नंबर अब उनके पास नहीं है, ये पूरा देश देख रहा है। नंबर इस समय शिंदे साहब के पास है, और शिंदे साहब ने जिस तरह से आज आके बोला है, उन्हें अपने पे भरोसा है, और भरोसे के साथ साथ उन्हें विश्वास भी है कि जब हमारे पास नंबर है तो फ्लोर टेस्ट पे वो किसको दिखाएंगे। वो किसको दिखाएंगे? ब्रजेश यादव जी सीधे तौर पे कह रहे हैं देश देख रहा है, नंबर नहीं है। संजय द्विवेदी जी के पास मुझे दोबारा जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले जब वो बोल रहे थे उनकी आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी और वो लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं। जी संजय जी, सब लोग महसूस कर रहे हैं कि आपका नेता कुल मिला के अपना उपहास देश में करा रहा है, आप इत्तेफाक नहीं रखते इस बात से? बात देखिए, शिवसेना हमारी है, जी। शिवसेना उद्धव ठाकरे की है, तो बीजेपी तो नहीं है। जी। बीजेपी हम वो तो है नहीं। हमें जो निर्णय लेना होगा वो मेरा संसदीय दल निर्णय लेगा ना। हम कांग्रेस जाए, एनसीपी संग जाए, भाई बिहार भी ये गए, बिहार में उन्होंने सरकार तोड़ी और जेडीयू की सरकार भी बना दिया, तो इनसे किसने पूछा इनसे भाई? नहीं, लेकिन ये माना कैसे जाए संजय द्विवेदी जी की शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की है? 55 विधायक, 39 एकनाथ शिंदे के साथ, पहले गुवाहाटी में अब गोवा में, और आप यहाँ बैठ के बोल रहे हैं शिवसेना हमारी। थोड़ा हास्यास्पद नहीं लगता? थोड़ा आपको नहीं लगता है कि आपके तर्क अपने आप में उपहास पैदा करते हैं या हमारी? अरे आपके अपने नहीं रहे इसीलिए तो ये सारा संकट है। इस पर कुछ विचार कर रहे हैं कि आपके अपने क्यों नहीं रहे? यूपी में भारतीय जनता पार्टी से कितने लोग छुट्टी चले? मैं गिनाऊं क्या आपको? हाँ बिल्कुल गिनाइए ना। सरकार बनने के बाद कितने लोग चले गए? तो क्या हुआ भाई? लोग आते हैं जाते हैं, जिसको समझ नहीं आएगा वो जाएगा, जिसको समझ नहीं आएगा वो रहेगा। कमाल हो गया। शिव सैनिकों के संदर्भ में अब ये कहा जा रहा है जो आएगा आएगा, जो जाएगा वो जाएगा। मेरे साथ में डॉक्टर गुलरेज शेख जी हैं। शेख जी, आपसे जानना चाहता हूँ, कहानी कितनी देर की बची है? भारतीय जनता पार्टी इस बार दूध की जली हुई थी, पिछली बार की तो छाछ भी फूक फूक के पी रही थी। एक हफ्ते से भाजपा देश को ये बताने में लगी थी हम कहीं नहीं हैं, और जब 39 का नंबर आ गया, 47 से ऊपर पहुंचना था, तो बीजेपी खुलकर सामने आ गई, हम ही हम हैं और कोई नहीं है। फडणवीस पहुंच गए राज्यपाल के पास, राज्यपाल ने तुरंत मान लिया, वैसे ही मान लिया जैसे फडणवीस पहले पहुंचे थे कि बहुमत हमारे साथ है तो शपथ दिला दो। तो आपसे समझना चाहते हैं, वाकई अब भरोसा हो गया कि एकनाथ शिंदे के साथ इतने हो गए हैं कि दोबारा बेइज्जती का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा? जो भी बेइज्जती होगी वो उद्धव ठाकरे जी की ही होगी।
देखिए हिमांशु जी, कुछ भी होता है उसमें बेइज्जती तो उद्धव ठाकरे जी की और शिवसेना की हो चुकी है। जी जहां तक बीजेपी का प्रश्न उठता है, भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल दल है जी और जब भी जो स्थिति बनेगी उसमें पॉलिटिकल निर्णय लेंगे, और क्यों नहीं लेंगे। हम पॉलिटिक्स में हैं तो हम पॉलिटिकल निर्णय लेने के लिए ही बैठे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि कोई कुछ भी कहे, संजय जी कुछ भी कहें, और इन्होंने अभी जो कहा ना कि ये विधायक तो आते जाते रहते हैं, तो इन्होंने एक तरह से ये बात सही कही, क्योंकि जो हेमरेजिस, जो रक्तचाप का इतिहास है ना शिवसेना में, तो जी ये आज का नहीं है। 1991 में पहली बार रक्तचाप हुआ था, जब छगन भुजबल साहब इनके 12 या 16 विधायकों को लेकर निकल गए थे। उसके बाद नारायण राणे का नंबर आता है, उसके बाद राज ठाकरे का आता है, फिर संजय निरुपम का आता है, और अब एकनाथ शिंदे का आया है। तो ये रक्तचाप तो लंबे समय से चल रहा है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी ने बिहेव किया है, चाहे वो आइडियोलॉजी के साथ बिहेव किया हो, चाहे जिस प्रकार के गठबंधन इन्होंने बनाए हो, वो गठबंधन में भी जिस प्रकार से आप ये जो रिमोट कंट्रोल बाला साहेब के पास होता था, वो सिल्वर ओक में चला गया शरद पवार साहब के पास। तो शिवसैनिक खफा है। लेकिन मुझे लगता है कि इनको इतना उछल कूद नहीं मचाना चाहिए, क्योंकि सरकार किसी की भी बने, शिवसेना उसमें रहेगी। अब ये बात अलग है कि शिवसेना ए रहेगी, बी रहेगी, सी रहेगी या डी रहेगी, लेकिन रहेगी शिवसेना। बड़ा कमाल की बात कही है डॉक्टर गुलरेज शेख जी ने। संजय द्विवेदी जी को दिलासा देनी चाहिए। क्यों परेशान है? सरकार अभी भी शिवसेना की रहेगी। अब वो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की रहे या एकनाथ शिंदे वाली की, तो ये दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर गुलरेज शेख। हौसला कुछ आया संजय द्विवेदी जी आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मानसिक विषय हो चुकी है जी महाराष्ट्र के लेके, मानसिक रूप से विचलित हो चुकी है। जी शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे की है, शिंदे कैसे बन जाएगी भाई? शिंदे कैसे बन जाएगी? इन्होंने चुनाव में संविधान क्या बात कर रहे निकाला हैं था। संजय? मैं तो आपकी दलीलें ही नहीं समझ पा रहा। कैसे बन जाएंगे एकनाथ शिंदे? अरे ऐसे बन जाएंगे कि जैसे 55 सदस्यीय शिवसेना के विधायक थे और उसमें से 39 गुवाहाटी में जाके एकनाथ शिंदे के साथ बैठ गए, तो वैसे ही अब शिवसेना के संदर्भ में शिंदे सेना टेक ओवर कर रही है, ऐसा माहौल बन रहा है। आप इस सत्य को नकारने के लिए इतने व्याकुल क्यों हैं? नंबर आपके पास है नहीं, फिर भी अकड़ पूरी रखना चाहते हैं। वाकई आपकी बात में लोग भरोसा करें? नहीं, क्यों मुझे बनाया डिबेट में? जी आप या तो दूसरा मेजोरिटी सिद्ध करें वो, कि वो अलग उठाए, कर पाए अभी तक? अब बता दीजिए मुझको, पूछ लीजिए। टू-थर्ड मेजोरिटी जब तक दल बदल कानून के अंतर्गत नहीं सिद्ध करेंगे तो वो अगला गुट कैसे होगा? कहाँ गुट हो गए भाई? वो गुट ही नहीं है। वो उनके साथ जो 35 विधायक हैं, उसमें 25 विधायक हमारे साथ आ रहे हैं। अब कल देख लीजिएगा स्थिति, कल स्थिति देख लीजिएगा। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है संजय जी। तो आप ये कहने के लिए तैयार है संजय जी कि कोर्ट ने अगर ये आदेश दे दिया कि उद्धव ठाकरे कल विश्वास मत प्राप्त करें, तो उद्धव ठाकरे पहले इस्तीफा नहीं देंगे, सदन में जाएंगे, बाकायदा विश्वास मत का सामना करेंगे? ये दावा करने की स्थिति में हैं आप कि हाँ हमारे साथ 25 विधायक उनके साथ वाले अभी भी हैं और हम विश्वास मत जीत लेंगे? डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय होगा? सुप्रीम कोर्ट के हमारे न्यायाधीश जो होते हैं उसको हम लोग भगवान मानते हैं जी। और वो भी जानते हैं क्या है, वो किसी के बिके नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई, आईटी सबको, एनसीबी सबको खरीद ले, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं वो हमारे माननीय जज हैं। उनके हिसाब से पूरा देश चल रहा है। अगर वो जानते हैं कि निर्णय क्या लेना है, उन्हें निर्णय दिया है कि 15 दिन बाद जो बागी विधायक है अपना सामने दे आके, उन्हें दिया, हमने नहीं दिया। और जब ये बात कही गई वहां पे तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ठीक अगर ऐसी स्थिति आती है तो मेरे पास आप आइए। इसमें क्या थी, अब जो निर्णय देगी वो मानना पड़ेगा, बताइए इसमें कौन सी बात है? तो संजय द्विवेदी जी इस बात को लेकर बड़ी उम्मीद के साथ हैं कि बागी विधायकों को 11 जुलाई तक का समय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है अपनी अयोग्यता संबंधी मसले के संदर्भ में जवाब देने के लिए, और जब तक उसका फैसला नहीं होता है तब तक विश्वास मत के लिए कहा नहीं जाएगा। बड़ी उम्मीद के साथ है संजय द्विवेदी जी। पर डॉक्टर ब्रजेश यादव जी, आप क्या संजय द्विवेदी जी की उम्मीद के साथ में हैं, या आपको लग रहा है एक बहुत ही निम्न स्तर की दलील के साथ में चल रहे हैं संजय द्विवेदी जी?
वह एक अल्पमत की सरकार को अगले 2 हफ्ते तक बनाए रखने के लिए कोशिश में है और देश की सर्वोच्च अदालत अल्पमत की सरकार को बनाए रखने के लिए मददगार होगी। क्या ऐसी उम्मीद यादव जी आपको भी है? देखो, मैं स्पष्ट कर देता हूं, हमें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला 9 बजे तक आने वाला है जी। और सबकी नजरें उस पर टिकी हुई हैं। जी। और मैं स्पष्ट कर दूं, ये कुछ नहीं कर रहे, खुद को दिलासा दे रहे। अब दिलासा दे सकते हैं, इनके पास दिलासे के अलावा कुछ बचा नहीं है। ये पूरा देश जानता है कि नंबर अभी शिंदे सेना के पास है जी। और जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ वो गोवा पहुंचे हैं, ये स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में नई सरकार आने वाली है और ये जितना जल्दी ये बात मान लें उतना ही इनके लिए अच्छा है। मानने में इनके लिए अच्छा क्या है, थोड़ा इसमें बताएंगे यादव साहब? भारतीय जनता पार्टी ने क्या वाकई इतनी अच्छी फील्डिंग कर दी है कि आपको लग रहा है कि शिंदे जी के साथ जो हैं वो उन्हीं के साथ रहेंगे? ऐसा फेविकोल लगा दिया है भाजपा ने कि अब तोड़ने से भी टूटेगा नहीं। एक चीज समझिए सर, इन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए, धमका लिए, फुसला लिए। उन्हें क्या क्या नहीं बोला है कि आप मर गए, आपकी आत्मा मर गई है, आपकी डेड बॉडी आएगा, आपका पोस्टमार्टम होगा। अब वो लोग इतने मजबूत हो चुके हैं, अगर वो एक भी जाना चाहता, आप एक चीज समझिए, लास्ट मिनट पे भी एक विधायक जाके वहां पहुंच गया है, तो उन लोगों ने पूरी तरह से मन बना लिया है। और देखो, ये तो जनता को बरगलाने का काम था, वो कहीं गए नहीं है। वो भाई तो गए जहां स्टार्टिंग में इन्होंने स्टार्ट किया था। भाई माननीय मोदी जी के पोस्टर लगा लगा के ये सब लोग चुनाव जीते थे। आज उन्हीं मोदी जी के साथ खड़े हैं ना, वो उसी शिवसेना के साथ खड़े हैं, उसी बाला साहेब ठाकरे जी के साथ खड़े हैं। तो ये तो बस अपने को सांत्वना दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप एक चीज समझिए ना, महाराष्ट्र में जो उथल पुथल चालू है, जिस हिसाब से हम खबरें पढ़ रहे हैं कि बड़े जोरों से सरकारें निर्णय लिए जा रही है, अभी खुद को हिंदुत्ववादी बताने की कोशिश कर रही है। ये पहले भी तो किया जा सकता था ना, ये पहले भी तो किया जा सकता था, ये कहना है डॉक्टर ब्रजेश यादव जी का। लेकिन मैं डॉक्टर गुलरेज शेख जी के पास जाना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ, लोगों का ये देख कर बड़ा अचंभा है कि शुचिता की राजनीति का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए प्रलोभन की राजनीति के लिए कितनी बेकरार होने लगी है। खबरें इसकी भी आ रही हैं कि 4 विधायक पर 1 केंद्रीय मंत्री, 5 विधायक होने पर 1 राज्य मंत्री बोनस में। कुल मिला के सौदेबाजी की सरकार कितना भा रही है अटल आडवाणी की पार्टी को, जो एक समय पे इस देश में वातावरण बनाती थी कि हम राजनीति में शुचिता के लिए पक्षधर हैं, राष्ट्र सेवा के लिए हैं। ये सत्ता की मेवा के लिए इतनी आतुरता, इतनी व्यग्रता, इतनी बेकरारी, इस पर कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर गुलरेज जी? इस प्रकार की बातें तब भी हुई थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए थे जी। और उनके विषय में बात करी गई थी कांग्रेस द्वारा कि 35-35 करोड़, 32-32 करोड़, इस प्रकार की बातें। जबकि पूरा मध्य प्रदेश ये बात जानता है कि ऐसी 10 कांग्रेस पार्टियों को खरीद कर अपनी जेब में रखने की हैसियत रखते हैं सिंधिया साहब। तो ये 35 करोड़ और 50 करोड़ की बात कहीं बचती नहीं थी। अब मैं अपने दूसरे बिंदु पर आता हूं। जब ही संजय द्विवेदी जी ने एक बात कही थी कि असली शिवसेना कैसे हो सकती है शिंदे ग्रुप की, तो एक उदाहरण मेरे समक्ष है, पिछले दो साल पुराना, केवल इसलिए हमारी जहन में अभी वो नवीन है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान साहब की, जब चिराग पासवान उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो पशुपति पारस ने अपने साथ पूरे विधायकों, सांसदों को लेकर जब वो गए थे चुनाव आयोग में, तो पार्टी का सिंबल मिला था किसको? पशुपति पारस को, ना कि अध्यक्ष को। और अध्यक्ष उसी प्रकार से थे जैसे रामविलास पासवान के बेटे, जैसे वैसे बाला साहेब के बेटे उद्धव ठाकरे। तो पूरी की पूरी स्थिति आपको आप तो बहुत डरा रहे हैं गुलशेख साहब। एक व्यक्ति की सत्ता जा रही है, ऊपर से आप उसकी जो है पार्टी भी छीन लेना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है आपका तरीका अपने पुराने सहयोगियों के साथ में। फिर भी मैं संजय जी के पास आना चाहूँगा। संजय जी, कितना डर गए आप? गुलरेज शेख जी ने बताया 2 साल पहले क्या कुछ ये अपने सहयोगियों के साथ करते हैं। इन्होंने चिराग पासवान के साथ क्या किया, पशुपति पारस को आगे खड़ा करके क्या किया। क्या एकनाथ शिंदे भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं? डर नहीं गए आप? डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी हो गई पागल जी। इन्होंने चिराग पासवान को उनको खत्म करने के लिए, किसको? बिहार के मुख्यमंत्री खत्म करने के लिए लगाया। वो हनुमान जी थे, ये राम थे। देखिए, ये धोखा होता। और शिवसेना जान गई थी कि धोखा देने वाले हैं, शिवसेना अलग हो गई। अरे भैया,
एक चिल्ली अपने मत देखो गुरवेश जी, जी शिवसेना है ये पूरे हिंदुस्तान में है। मैं भी शिवसैनिक हूँ, मुझे कुछ राजपाट नहीं चाहिए, राजपाट नहीं चाहिए जो आपको राजपाट चाहिए। संजय जी, बड़ा अंदाज में आप बोल रहे हैं, पर ये जो गुवाहाटी में बैठे हुए थे ये लोग कौन थे? आप शिवसैनिक आप बता रहे हैं, ये शिवसेना ये आप बता रहे हैं, पर ये एकनाथ शिंदे क्या हैं और उनके साथ में बाकी 38 विधायक है वो क्या हैं? लिख लीजिए मेरी बात। अरे एक से चिल्ली अपने देखने बंद कर दो गुरवेश जी। अरे आप मुद्दे पर रहो ना संजय जी। गुलरेज जी तो ठीक है, आपसे जो सवाल किया उसका जवाब दें। आप शिव सैनिक हैं, ये शिवसेना ये तो ठीक है, पर एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो 38 विधायक है वो क्या है? लदेगी, ये करेगी शिवसेना, ये करेगी, मूंग की दाल लदेगी आपके ऊपर, देखिएगा। शिवसेना भी मूंग दाल लदेगी आपकी। चिराग पासवान नहीं है, भूल जाइए चिराग पासवान को। यहाँ पे उद्धव ठाकरे हैं, बाला ठाकरे हैं और शिवसैनिक है पूरे हिंदुस्तान का। कैसी बात आप कर रहे हो भाई? भूल जाइए आप शिवसेना को। शिवसेना आपको रौंद देगी, एक दिन देखिएगा आप मेरी बात। संजय जी, आप कुछ सुन पाएंगे कि केवल बोलते रह जाएंगे? आपको रौंद देगी शिवसेना हिंदुत्व के नाम पे। आपको हिंदुत्व झूठा। मुझे लगता है संजय द्विवेदी जी बहुत ज्यादा बौखला गए हैं इस आशंका से कि उनकी पार्टी की सरकार शायद जाने वाली है, इसलिए अब वो कुछ सुन भी नहीं पा रहे हैं और समझ भी नहीं पा रहे हैं। पर डॉक्टर ब्रजेश यादव जी के रूप में एक सुलझा हुआ व्यक्ति हमारे साथ में है और आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर ब्रजेश यादव जी, क्या विधायकों का साथ होना शिव सैनिकों का साथ होना है? क्या शिव सैनिक एकनाथ शिंदे की इस बगावत को स्वीकार कर लेंगे जमीनी स्तर पर? संजय राउत समेत तमाम नेता बता रहे हैं कि इन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है, शिव सैनिक कभी गद्दारी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर ये सत्ता का हिस्सा भले ही बन जाए पर शिव सैनिकों के दिल में स्थान नहीं बना पाएंगे। क्या कहते हैं आप ब्रजेश जी? सर मैं एक चीज बोलता हूँ, इससे पहले मैं आपने एक बीजेपी के प्रवक्ता जी से क्वेश्चन पूछा था कि लोग पैसों में बिक रहे हैं जी। मैं उसका एक बड़ा छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं कि भाई उन्हें किस चीज का लालच दोगे? जो वहां बैठे हैं वो पहले से ही मंत्री हैं जी। एक एक विधायक के पास 5-5 विभाग हैं जी। तो ये लालच का सौदा नहीं है, ये तो बहुत स्पष्ट है जी। और सबसे बड़ी चीज जो आपने पूछी कि क्या जमीनी कार्यकर्ता, जमीनी शिव सैनिक इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, तो भाई वो जा कहां रहे हैं? अपने बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा में ही जा रहे हैं, अपनी विचारधारा से अलग कहां जा रहे हैं? जी। जिस हिसाब से, जिस जनमत से इन्होंने जीत हासिल की थी वो कोई अकेले शिवसेना ने नहीं की थी, शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर की थी और शिवसेना और बीजेपी मिलकर ही तो सरकार बना रहे हैं ना। तो लोगों को एक्सेप्ट करने में क्यों दिक्कत होगी? आप एक चीज समझिए, जब उन्होंने कांग्रेस को महाराष्ट्र में एक्सेप्ट कर लिया तो बीजेपी को एक्सेप्ट करने में उनको क्या दिक्कत होने वाली है? मुझे लगता है कि फिर से शिवसेना अपने पुराने रूप में जा रही है और ये जितनी जल्दी इनके शीर्ष नेतृत्व तो समझ लें उतना उनके लिए अच्छा है कि जो अभी बागी जिनको बोला जा रहा है वो बागी नहीं है, वो उनके रियल शिव सैनिक हैं और उनके अंदर कहीं से फिर से बाला साहेब ठाकरे वाली वही विचारधारा आके पनप गई है कि नहीं, मुझे मरना भी देश के लिए और अपने हिंदुत्व के लिए। तो डॉक्टर ब्रजेश यादव जी, आपके इस आकलन पर जाऊं तो ऐसा बोध हो रहा है कि उद्धव ठाकरे केवल मुख्यमंत्री पद से नहीं जा रहे हैं बल्कि उनकी महाराष्ट्र की सियासत से भी विदाई होने जा रही है। क्या यही आकलन है आपका कि आप बता रहे हैं कि अब जो कुछ भी है वो एकनाथ शिंदे ही शिवसेना है और शिवसेना अब जो भी चलेगी वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चलेगी? तो उद्धव ठाकरे के पास में अब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के अलावा और कोई काम नहीं रहने वाला है? देखो ये हम क्या, अगर आप पुराने भाषणों पे जाओ तो माननीय बाला साहेब ठाकरे जी ने ही बोला था कि जब उनसे किसी एक पत्रकार ने पूछा था कि शिवसेना आपके बाद क्या आपके बच्चों की रहेगी, तो उन्होंने बड़े टॉन्ट भरे शब्दों में बोला था कि देखो बेटा तो है लेकिन हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन जो कैपेबल होगा वो शिवसेना को रखेगा। ये तो हमने और आपने सबने उसी दिन समझ लिया था और आप समझ लो पूरा देश ये बोल रहा था कि जिस दिन इन्होंने गठबंधन कांग्रेस के साथ किया था कि ये अपने खत्म होने के कगार पे चलने लगे हैं, खुद को मिटाने लगे। थोड़ा ज्यादा निर्मम नहीं हो रहा है डॉक्टर ब्रजेश यादव जी? शिवसेना ने अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया तो गुनाह कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा मुफ्ती के साथ कश्मीर में गठबंधन किया तो क्या भाजपा खत्म हो गई? इतना वैचारिक विरोध के साथ भाजपा ने सियासत की कश्मीर में और उन्हीं महबूबा मुफ्ती के साथ सत्ता के लिए समझौता किया, उस पर भी आप इतने ही निर्मम हैं जितना बड़ा गुनाह आप कांग्रेस के साथ शिवसेना के हाथ मिलाने को मान रहे हैं?
मैं एक चीज बोलता, मैं तो नहीं बोलता कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा वो कर लिया, लेकिन लोगों की एक विचारधारा होती। आप जी पूरे दिन हमसे पूजा करवाइए सर, जी मंदिर ले जाइए, जल चढ़वाइए, भगवान जी की आरती करवाइए, और अचानक बोलिए कि नहीं नमाज पढ़ने लगिए। क्या ये संभव है क्या? जी। तो तो कुल मिला इन्होंने के मंदिर में पूजा करने वाले अचानक नमाज पढ़ते हुए दिखने लगे, ये बात शिव सैनिकों को रास नहीं आ रही, इस रूप में व्यक्त कर रहे हैं। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए डॉक्टर गुलरेज शेख जी के पास आना चाहता हूँ। गुलरेज शेख जी, ये जानना चाहता हूँ, एकनाथ शिंदे को तो आपने अपने साथ ले लिया, क्या अभी भी हसरत है बाला साहेब के साथ? आप लोगों के बड़े पुराने रिश्ते रहे, 2 दशक से ज़्यादा का गठबंधन रहा। उद्धव ठाकरे के लिए अभी भी भाजपा के दरवाजे खुले रहेंगे, या भाजपा सब कुछ कर लेगी पर उद्धव ठाकरे का साथ नहीं लेगी? सवाल। देखिए हिमांशु जी, अभी हमने किसी को साथ में नहीं लिया है। जी जो स्थिति बनेगी उसके हिसाब से हम निर्णय लेंगे, लेकिन मैं कुछ टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा। आज जो अंतिम कैबिनेट की बैठक हुई है उद्धव ठाकरे साहब की, उसमें उन्होंने जो निर्णय लिए, एक तो वो विमानपथ का, एयरपोर्ट का उन्होंने नामकरण किया है, और दूसरा 2 शहरों का नेम चेंजिंग करी है। तो जी ये तीनों जगह है वो है जहां से ज्यादातर वो एमएलए हैं जिनको ये रिबेलियस एमएलए कह रहे हैं या बागी गुट कह रहे हैं। तो वहां के कार्यकर्ताओं को एक संदेश दे रहे हैं कि हम आज भी हिंदुत्व पर हैं, ताकि कार्यकर्ता नहीं भाग जाए, एमएलए तो जा चुके हैं इनके। दूसरी बात, मैं आखिरी बात छोड़ना चाहूंगा हमारे शिवसेना के नेता के लिए, कि बाला साहेब ने एक बात कही थी कि कांग्रेस का समर्थन हिजड़े करते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? ये बाला साहेब ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं। तो डॉक्टर गुलरेज शेख ने काफ़ी तीखी टिप्पणी कर दी है। संजय द्विवेदी जी से आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं। हालांकि वो कुछ सुनने के लिए तैयार तो होते नहीं है, वो केवल अपना ही बात कहना चाहते हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब उन्हें लगता है सुनना कोई मतलब नहीं है, कह ही लिया जाए। तो आपसे जानना चाहता हूँ संजय द्विवेदी जी, एकनाथ शिंदे और बाकी 38 विधायक, उन्हें किस रूप में देखें? शिव सैनिक के रूप में देखें या किसी और रूप में देखें? 38 विधायक ना कहिएगा जी 38 विधायक ना कही डॉक्टर साहब। जी 38 विधायक होते तो वो अपने डिप्टी स्पीकर के सामने आते और अपना एक अलग दल बना देते। जी ये तो सब कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। जी जो कंफ्यूजन बीजेपी पैदा करना चाह रही है, जी। वो कंफ्यूजन देश में पैदा हो रहा है, और उनके पास 38 विधायक होते हैं। तो संजय द्विवेदी जी को लगता है कि भाजपा कंफ्यूजन पैदा कर रही है। भाजपा के द्वारा पैदा किए कंफ्यूजन से देश कंफ्यूज हो गया कि शिवसेना के पास में कितने विधायक हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे जब जब बैठक बुलाए, वो एक फोटो भी जारी नहीं कर पाए कि उनकी बैठक में कुल कितने विधायक शामिल हुए, पर एकनाथ शिंदे लगातार फोटो जारी करते हुए बताते रहे कि उनके साथ कितने विधायक हैं। लेकिन अब कुल मिलाकर बातचीत आरोप प्रत्यारोप के संदर्भ में नहीं बल्कि निर्णय के तौर पर पहुंच रही है। सबको इंतजार सुप्रीम कोर्ट का है कि सुप्रीम कोर्ट विश्वास मत प्राप्त करने के संदर्भ में राज्यपाल के निर्देश पर क्या फैसला सुनाने वाला है। संभावना विशेषज्ञ जता रहे हैं कि कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे को विश्वास मत तो हासिल करना होगा। देखने में दिलचस्पी सबके इस बात को लेकर है, क्या उद्धव ठाकरे इतना साहस दिखाएंगे कि सदन में जाएं और खुद अपनी आंखों से कितने विधायक उनके साथ हैं उस दृश्य को देखें, या उद्धव ठाकरे इससे पहले ही रणछोड़ हो जाएंगे और कुल मिलाकर अपने इस्तीफे के माध्यम से एक एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री होने के दायित्व को पूरा कर लेंगे। दिलचस्पी रहेगी पूरे देश की ये देखने में। लेकिन आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जो पहले चरण में हमने बातचीत की थी उदयपुर की घटना के संदर्भ में, उसको एक शायर ने बहुत ही नफासत के साथ लेकिन नश्तर की तरह चुभने वाले लहजे में लिखा। उन्होंने लिखा कि जहालत रोग था जो दिल के अंदर, जहालत रोग था जो दिल के अंदर, वही मजहब हमारा हो गया। अहमद शराज ने जो ये बात लिखी थी वो उदयपुर की घटना के संदर्भ में पूरे देश में महसूस की जा रही है। ये जहालत के रोग का इलाज बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं देश के हुक्मरान कुछ ऐसे फैसले लेंगे ताकि इस जहालत के रोग का समूचा इलाज हो सके। इस उम्मीद के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सदा प्रणाम।